कंजप्शन फंक्शन है उसकी दो थ्योरीज हमने की थी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अभी जो थ्योरी कर रहे हैं हम, दो और थ्योरीज आती है इसकी, दो और हाइपोथेसिस आती है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो अभी पहले हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से वो शुरू करते हैं, फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से वो शुरू करें। तो सिस्टम क्या है दोनों का वो आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ पहले। आपको आवाज आ रही है ना क्लियर मेरी? थोड़ा समराइज कर देता हूँ मैं इसको। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि एक कंज्यूमर है वो कैसे कंजप्शन करता है, वो खुद की इनकम देख के कंजप्शन करता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में कि वो जब वो कंजप्शन करता है तो अपनी इनकम के बजाय वो दूसरों की इनकम है उसको देखता है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट और रेचेट इफेक्ट हमने पढ़े थे कि वो अपने इनकम को देखता है, साथ में दूसरों की इनकम है कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके फिर वो कंजप्शन करता है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का समराइजेशन एक लाइन में आप ये कर सकते हैं कि अपनी इनकम देख के कंजप्शन करता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में वो दूसरों की इनकम देख के उसका इफेक्ट पड़ता है उसकी कंजप्शन पर। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में आप एक अगर इसको समराइज करना हो तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो जब कंजप्शन करता है तो वो अपनी पूरी लाइफ की इनकम को देख के पूरे अपने जो कंजप्शन है उसमें इस तरीके से प्लानिंग बनाता है कि पूरी लाइफ में एक्सपेक्टेड इनकम कितनी आनी है उसकी, और पूरी लाइफ के अंदर एक पैटर्न बनाता है। यानी उसका जो कंजप्शन फंक्शन है, उसका जो कंजप्शन है वो कंजप्शन इन एनी पीरियड इज नॉट द फंक्शन ऑफ करंट इनकम ऑफ दैट पीरियड, बट ऑफ द होल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड पीरियड। जो भी उसके आएगा कि मुझे इतने साल जीना है, मुझे इतने साल में मैं इतना कमा सकता हूँ, और इस तरीके से वो खर्च करता है। मान लो आज उसके 100 रुपए उसके पास आते हैं, तो 100 रुपए को आज ही खर्च नहीं करता, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में एंडो और मोदी गिलानी, इन दो ने इसको दिया है, एंडो मोदी गिलानी। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थी वो ड्यूजनबरी की थी। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वो केन्स की थी। लाइफ साइकिल साइकिल हाइपोथेसिस एंडो और मोदिग्लानी। तो जिसे जीवन चक्र सिद्धांत कहा जाता है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। और अभी मैंने इसको जो एक लाइन में डिफाइन किया कि उसकी किसी भी टाइम पीरियड में उसका कंजप्शन उस टाइम पीरियड की प्रेजेंट इनकम का फंक्शन नहीं होता, बल्कि टोटल उसकी लाइफ में एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी उसका फंक्शन होता है। हम जब कंजप्शन करते हैं हम ये पहले से देख लेते हैं कि मुझे कल कितनी इनकम आएगी, 5 साल बाद कितनी इनकम आ सकती है, 10 साल बाद कितनी इनकम आ सकती है, और हम उसके हिसाब से खर्च करते हैं। हालांकि कुछ जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो कुछ कमियां हैं इसमें कि हम पूरी लाइफ की इनकम को कैसे देख सकते हैं, लेकिन वो चीज आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लास्ट में। तो जीवन चक्र परिकल्पना एक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण जीवन अवधि में एक्सपेक्टेड इनकम के बेस पर अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के स्ट्रक्चर को की योजना बनाने वाला माना जाता है। कि वो अपनी पूरा जो कंजप्शन का एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरी लाइफ की एक्सपेक्टेड इनकम है, उस एक्सपेक्टेड इनकम को देखकर और फिर एक प्लान बनाता है। और इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि एक व्यक्ति है उसका लगभग स्टेबल या थोड़ा बढ़ता हुआ कंजप्शन फंक्शन होता है, या तो स्टेबल होता है कंजप्शन फंक्शन, या फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ ये मान लिया जाता है। तो कंजप्शन है उसका लेवल, उसकी जीवन अवधि है, उसकी लाइफ पीरियड है, उसकी आय की आशाओं से सीमित होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से सीमित होता है कि मुझे कितने साल जीना है। अब इसमें एक पैटर्न बनाया गया है कि अपने 3 टाइम पीरियड आप मान लीजिए, 3 टाइम पीरियड, ये जीवन के शुरुआत के साल हैं, ये बीच के और ये लास्ट के। तो शुरुआत के साल में ये माना जाता है कि एक व्यक्ति है अपने कंजप्शन को है वो करेगा, लेकिन अपनी क्योंकि शुरुआती साल है, शुरुआती सालों में जब आप मान लीजिए 15 साल का टाइम पीरियड है, अब इनकम तो होती नहीं है कोई 15 साल 20 साल जब तक वो कमाना शुरू नहीं करता है, इनकम तो बहुत कम होती है, लेकिन अपने कंजप्शन को वो इनकम से ज्यादा करता है। अब ये जीवन के बीच के साल है जहां पर उसका वर्किंग पीरियड होता है, जहां पर वो काम करता है। उस वर्किंग पीरियड में उसकी इनकम ज्यादा होगी और कंजप्शन इनकम के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि वो अपना पैसा कुछ सेव करना शुरू कर देता है फ्यूचर के लिए। और ये जो अवकाश का टाइम है,
आफ्टर रिटायरमेंट कह सकते हैं आप कि जब उसने काम करना बंद कर दिया, उस टाइम में उसका कंजप्शन फिर हाई होता है इन कंपैरिजन टू इनकम। तो 3 टाइम पीरियड आप बाँट लीजिएगा, जीवन के शुरुआती सालों में, बीच के सालों में और तीनों सालों में। क्वेश्चन भी यहाँ बनते हैं कि शुरुआती सालों में कैसा कंजप्शन करता है, बीच के सालों में कैसा करता है, बाद के सालों में कैसे करता है। एक डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप कंप्लीटली समझ जाएँगे। ये कंजप्शन फंक्शन रहेगा। हमने कहा था स्टेबल होता है या फिर थोड़ा बढ़ता हुआ होता है। ये देखिए इसमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो रहा है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज़। और जो इनकम का पैटर्न होता है, वो ये होता है, वाई वाई डैश। यहाँ आप उसका लाइफ पीरियड है वो ले लीजिए, वो टाइम ले लीजिए, यहाँ कंजप्शन और इनकम है। अब आप देखिए जीवन के शुरुआती साल हैं, ये पहला है जिसको मैंने आपको बताया, ये वाला। शुरुआती साल में क्या हो रहा है, शुरुआत के साल हैं, मान लीजिए 20-25 साल तक जब वो कमाना शुरू नहीं करता, 25 साल मान लीजिए चाहे, उसका कंजप्शन ज़्यादा होता है, उसकी इनकम कम होती है। आप कहेंगे कंजप्शन ज़्यादा कैसे होता है? कंजप्शन ज़्यादा होने के कई कारण होते हैं। कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है कि अपने वो कहीं उसकी उधार लेके कर रहा हो या फिर अपने पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम पर उसका कंजप्शन डिपेंड करता है यहाँ पर। लेकिन ये बीच के जो साल हैं, 60 साल तक या 65 साल तक आप मान लीजिए, 60 साल तक उसका रिटायरमेंट पीरियड होता है, 65 साल आप मान सकते हैं, 60 या 65 साल तक। इस बीच के टाइम में देखिए, उसकी इनकम ज़्यादा है, उसका कंजप्शन कम होता है और ये जो टाइम है, इसमें वो कुछ पैसा सेव कर लेता है। सेविंग यहाँ शुरू कर देता है वो। और जीवन के बाद के साल है, उसमें फिर उसका कंजप्शन उसकी इनकम से हाई होता है। प्रेजेंट इनकम हम जो बात कर रहे हैं ना, इनकम से हाई होता है। इनकम से हाई होने का मतलब यहाँ उसकी ये नहीं है कि वो हर टाइम उधार ही लेता रहता है, यहाँ भी उधार लेता रहता है, यहाँ भी ऐसा नहीं है। उसकी प्रेजेंट इनकम से ज़्यादा होता है। हमने बात जो करनी है वो प्रेजेंट इनकम की करनी है। उसकी जो प्रेजेंट इनकम है, उससे कंजप्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ प्रेजेंट इनकम तो होती नहीं है उसकी 25। आपकी कौन-सी इनकम? आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आपकी इनकम नहीं है या ना के बराबर या बहुत कम है, तो आप खर्चा तो अब भी करते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड है। और बीच के साल है, आप अभी कमाना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप 60 साल, 65 साल तक जो आप वर्किंग टाइम आपका होता है, आप जितना कमाएँगे उसमें से कम खर्च करते हैं, प्रेजेंट इनकम से कम खर्च करते हैं और उसके बाद में रिटायरमेंट में आपने अपनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च करना। प्रेजेंट इनकम तो होगी नहीं आपकी। तीनों ही टाइम पीरियड में जब हम बात करें प्रेजेंट इनकम की बात करें, तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा इस तरीके से आएगा, उसने जो यहाँ एक्सपेक्ट किया कि मुझे इतनी इनकम आएगी और इस इनकम में से कुछ उसने बचा के यहाँ खर्च कर दिया। तो जो भी इनकम उसके पास आई, उस इनकम को उसने पूरे लाइफ पीरियड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो उसको 10 करोड़ रुपए इनकम आने, 10 करोड़ रुपए अपने पूरे लाइफ टाइम में उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हम ये भी मानते हैं कि उसकी परिसंपत्तियाँ जो भी होगी, उसकी एसेट्स, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होता है। ये कांसेप्ट और आप मान के चल सकते हैं। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, उसमें आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, उसकी आधारभूत धारणा, उसकी बेसिक कांसेप्ट ये रहती है कि लोग अपने संपूर्ण जीवन काल में जो भी उपभोग की योजनाएँ बनाते हैं, वो पूरे लाइफ टाइम की इनकम को देख के बनाते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम को। हालाँकि वैसे तो जीवन है वो भी स्थिर नहीं है। वो भी पता नहीं कितने साल जीना होता है, लेकिन हम मान मान के चलते हैं यहाँ पे कि 70-75 इयर्स अगर हम जीते हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त वो अपने जीवन काल की उपभोग योजनाएँ जितनी हैं, वो जीवन काल की इनकम और जीवन काल दोनों को ही एक्सपेक्टेड मानते हैं। ना तो हमें फ्यूचर का पता, ना तो हमें ये पता कि हमने कितने साल जीना है, ना हमें ये चीज़ पता होती है कि हमने कितनी हमारी इनकम होगी। लेकिन दोनों को हम एक्सपेक्टेड मानते हैं, दोनों को एक्सपेक्टेड मानकर हम कंज़म्पशन करते हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति का कंज़म्पशन और प्रेज़ेंट इनकम का फंक्शन नहीं होता, अपितु उसकी लाइफ़ टाइम की इनकम का फंक्शन होता है। तो पूरी लाइफ़ टाइम में कितना पैसा कमाएगा उसका होता है। एक इक्वेशन देखिए आप, उस इक्वेशन में उसने जो बता रखा है, एक टर्म ली है टी। हम ये मान लेते हैं कि जो टी वर्ष हैं, उनमें जो जीवन प्रत्याशा उसकी और एन वर्ष है, उसमें अधिक सेवा करने के बाद जो काम से अवकाश प्राप्त करता है, काम से जो छुट्टी ले लेता है, तो उसकी जो इक्वेशन है सीटी इज इक्वल टू वाई एल टी प्लस एन माइनस वन वाई एल ई। मैं बता रहा हूँ आपको ये होता क्या है, आप पहले इसको नोट कर सकते हैं, डब्ल्यू टी।
सीटी टी टाइम में उसका कंजप्शन कितना होगा, एलटी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें अर्निंग इनकम कितनी है उसकी, प्रेजेंट टाइम है उसमें वर्क करके लेबर करके काम करके उसकी इनकम कितनी आती है, वो n-1 एक टर्म हमने लिए। और n-1 का मतलब काम करने के जो भविष्य के वर्ष है, बाकी जो साल बचे हैं n-1 जितना वो जी लिया और आगे कितने साल बचे हैं वो। और यहाँ उसके काम करने के बाद जो n-1 है उन वर्षों में जो उसकी अर्जित आय है, एल लेबर है, मजदूरी करके कितना काम करने की योजना बना सकता है। ई लिखा ना, ई का मतलब एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में कितना वो मजदूरी करके लेबर करके काम करके कितना कमा सकता है, वो इसके लिए किया है। और डब्ल्यू का मतलब है वेल्थ, उसके पास कितना संचित धन है, वेल्थ कितने उसके पास, एसेट्स कितने हैं। तो ये इक्वेशन आपको ये बताती है किसी भी टाइम पीरियड है उसमें कंजप्शन केवल वर्तमान आय है उसका ही फंक्शन नहीं होता, अपितु पूरे लाइफ टाइम टाइम है उसका फंक्शन होता है, पूरे लाइफ टाइम में कितना वो पैसा कमाता है उसका फंक्शन होता है। संपूर्ण कार्यशील वर्षों में, कार्यशील वर्किंग टाइम हम कह रहे हैं कि संपूर्ण कार्यशील वर्ष है उनमें प्रत्याशित आय है उस पर निर्भर करता है। तो किसी भी अवधि में किसी भी टाइम पीरियड में कंजप्शन उसकी वर्तमान संचित धन पर भी निर्भर करता है। ये डब्ल्यू टी लिखा है ना हमने, उसके पास कितनी वेल्थ है उस पर भी डिपेंड करता है। और किसी व्यक्ति के जीवन के उन महत्वपूर्ण साल होते हैं जो कमाने के साल होते हैं 25 से 60 65, उनमें सृजित आय कितनी होती है उनका फंक्शन होता है। तो एंडो मोदी गिलानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में एक जो कंज्यूमर है उसका नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको एक और इक्वेशन से शो किया। वो इक्वेशन देखिए आप, सी टी इज इक्वल टू B1 YLT प्लस B2 YLE प्लस B3 WT, नॉर्मल बिहेवियर। इसमें हम सी टी को पहले बता चुके हैं, YLT को भी पहले बता चुके हैं, YLE को भी पहले बता चुके हैं, और WT है वो भी बता चुके हैं। तीन चीजें बचती है, B1 B2 और B3। तो तीन चीजें बचती है। उन तीनों चीजों में जो B1 है वो प्रेजेंट इनकम जो उसकी है उसकी एमपीसी कितनी है, प्रेजेंट इनकम है उसकी एमपीसी कितनी है तीनों ही एमपीसी। और उसकी संपूर्ण जीवन काल में, ये क्योंकि हमने ये कहा ना कि एक्सपेक्टेड वाली एक्सपेक्टेड है ये, तो संपूर्ण जीवन काल में जितना पैसा कमाएगा उसकी एमपीसी कितनी है। और B3 है वो डब्ल्यू उसकी वेल्थ है, उसमें से एमपीसी कितनी है। तो B1 B2 B3 सभी है वो एमपीसी ही है। और वो कितना उसमें से खर्च करता है, प्रेजेंट इनकम में से, एक्सपेक्टेड इनकम में से, और संपत्ति है उसमें से, इन तीनों में से कितना खर्च करता है उस चीज को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में शो किया है। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में एक चीज और आप देख लीजिएगा, जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर है उसका अनुमान लगाने के लिए कुछ एक मान्यताएं हम यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ एक अजम्पशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन रहती है कि लोग अपनी लाइफ जो पीरियड है उसमें जिस किस प्रकार से जो काम करते हैं उसकी लेबर होती है, अर्निंग इनकम के संबंध में अपनी आशंसाओं का निर्माण कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी मान्यता है कि हर व्यक्ति सोचता है और उसके अंदर ये सोचने की क्षमता है और वो आशंसा एक्सपेक्टेशंस अपने अंदर रखता है। एंडो मोदिगलानी है, उन्होंने यूएसए पर स्टडी किया, यूएसए के डेटाज लिए हैं और वहीं से अपने अपने जो स्टडी की अपने स्टडी का निष्कर्ष निकाला है, वहीं का निष्कर्ष निकाला है। और एक बात और आप इसकी नोट कर लीजिएगा कि फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड लेबर इनकम है वो प्रेजेंट लेबर इनकम का ही उसी का मल्टीप्लायर होती है, उसी का गुणक होती है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को जो मैंने बात बोली है कि जो प्रेजेंट इनकम ही है ना आपकी YLT इस प्रेजेंट इनकम, इसी का मल्टीप्लायर है वो फ्यूचर की इनकम होती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा।
कि प्रेजेंट इनकम है उसी का मल्टीप्लायर ऑफ फ्यूचर की इनकम होती है। बी है वो लेबर इनकम है, उसका मल्टीप्लायर है, लेबर इनकम उसका गुणक है, जिसको हमने एमपीसी लिखा है। और इस अजम्पशन से हम ये बता सकते हैं कि लोग अपने फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो प्रेजेंट इनकम उसी को संशोधित करके उसी में कुछ चेंजेस करके उसको फ्यूचर की इनकम बना लेते हैं, प्रेजेंट इनकम को फ्यूचर की इनकम बना लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन के बेस पे एक और इक्वेशन निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं कि सी टी इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ये B1 और B2 हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये वही B1 और B2 है। और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए B2 को B से, प्रेजेंट इनकम प्लस B3 WT। ये वही क्वेश्चन है पहले वाली, उसी को ही हमने उसी को उसका मॉडर्नाइजेशन किया है। यूएसए के डेटाज लेके उसने जो कंक्लूजन निकाला यूएसए के डेटा पे, वो ये था एंडोमोदिग्लानी का 0.72 YLT 0.06 W। कल हमने जो किया था कुजनेट्स का, उसने भी स्टडी की थी, उसका 0.9 आया था, 0.9 एमपीसी थी। यहाँ पर जो एमपीसी प्रेजेंट इनकम है उसका 0.72 और वेल्थ का 0.06। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसका जो इनकम पर इफेक्ट है। अगर प्रेजेंट टाइम में आपकी लेबर इनकम है वो 100 रुपए बढ़ती है, प्रेजेंट इनकम में जो लेबर इनकम अगर 100 रुपए बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन में 72 रुपए है वो वृद्धि होगी, 72 रुपीज आपकी कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी वेल्थ 100 रुपए बढ़ती है तो आपके कंजप्शन है उसमें 6 रुपए वृद्धि हो जाएगी। अगर आपकी परसेंटेज निकालेंगे, अगर आपकी प्रेजेंट इनकम बढ़ती है तो आपका 72 रुपए है वो कंजप्शन बढ़ जाता है, और अगर वेल्थ बढ़ती है तो 6 रुपए आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनकम और कंजप्शन के बीच जो रिलेशन है वो नॉन प्रोपोर्शनल है। इनकम और कंजप्शन में रिलेशन नॉन प्रोपोर्शनल, गैर अनुपातिक संबंध होता है। कि श्रम आय है, लेबर इनकम 100 रुपए की वृद्धि होने से केवल 72 रुपए की वृद्धि होती है, प्रोपोर्शनल नहीं चलता है इसके बीच। और इसके अतिरिक्त अगर वेल्थ बढ़ती है किसी भी तरीके से आपकी, क्योंकि वेल्थ में तो सभी कुछ काउंट कर लेते हैं ना, तो वेल्थ अगर बढ़ेगी तो ये कंजप्शन फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट कर देती है, कंजप्शन फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट कर देती है। मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ, आप इसको देखिएगा डायग्राम को कि कैसे कंजप्शन फंक्शन है उसको अपवर्ड शिफ्ट कर देती है। ये लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन। इनिशियल यहाँ आपकी इनकम है और यहाँ आपका कंजप्शन है, और ये वेल्थ का लेते हैं हम। और वेल्थ में जो कंजप्शन वो हमने ये लिया है कि उसकी जो डेटा है वो 0.06 ये चीज थी आपके पास। और अगर ये इंक्रीज होती है 0.06 तो आपका परमानेंटली है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, C1 हो जाता है। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन अगर हम कुजनेट्स का देखें तो कुजनेट्स का जो लॉन्ग रन का था वो ये था चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इज इक्वल टू 0.9। तो क्योंकि कुजनेट्स है उसका भी साथ में से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। थोड़ा सा आप इस चीज को ऐसे भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन है इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है वो 0.06 है, इस पर डिपेंड करता है। और शॉर्ट टर्म में लेबर इनकम है उसमें से ये एमपीसी है 0.06 है ये। और शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन लीनियर होता है, इसमें एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है, और जो ये बताता है कि लेबर इनकम इनकम अगर उसमें वृद्धि होगी तो एपीसी कम होती जाती है, एपीसी कम होती जाती है। इसलिए याद रखिएगा एमपीसी एपीसी कम जरूर होती है, लेकिन एमपीसी की जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, एमपीसी है वो भी, तो एपीसी और एमपीसी के बीच जो रिलेशन होता है वो एमपीसी लेस देन एपीसी बनता है यहाँ पे। एपीसी भी कम होती है लेकिन साथ में एमपीसी उससे तेजी से कम होती है। तो शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन है उसका कांस्टेंट फैक्टर कंजप्शन पर इंक वेल्थ के प्रभाव को, वेल्थ के इफेक्ट है उसको मापता है। जो कुजनेट्स का हमने किया था वो भी यहाँ वेरीफाई हो जाता है। उसका जो निष्कर्ष था कि एपीसी और एमपीसी है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और लगभग 0.9 होने पर
लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन है वो अनुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये फैक्ट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के लॉन्ग रन फंक्शन के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ये लॉन्ग रन फंक्शन है, इसके साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है जो कुजनेट्स ने फैक्ट दिए। इस प्रकार कुजनेट्स की जो पजल था उसको आप यहाँ हल कर सकते हैं, उसको आप यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये मेन चीजें हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की, आप इसको बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी कमी इस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की ये रहती है कि एक व्यक्ति है वो कैसे, तो क्योंकि फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, ना तो अपनी लाइफ के बारे में वो बता सकता क्लियरली कि मुझे कितने साल और जीना है, और ना ही वो व्यक्ति है वो अपनी इनकम है उसका एस्टिमेशन कर सकता प्रॉपरली कि मुझे कितना। हाँ ये सच है कि हम कंजप्शन करते हैं तो हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम को देख लेते हैं कि चलो आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये काम करेंगे, ये काम हमारा चल रहा है, महीने बाद इतना पैसा आ जाना है, तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। या हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो कोई सर्विस मैन है वो देख लेता है कि मुझे इतने सालों में इतना पैसा मिलेगा, उसके हिसाब से अपना कंजप्शन वो सेट कर लेता है, और रिटायरमेंट पर मुझे इतना मिलेगा, ये सारा का सारा। तो आप जब उसने 20 साल बाद का देखा है, वही कहेगा कि मुझे रिटायरमेंट तक मेरे पास इतना पैसा आता है, तो 20 साल बाद का पैसा भी उसने कैलकुलेट कर लिया। प्रेजेंट टाइम में उसका जो कंजप्शन है वो 20 साल बाद की इनकम पर भी डिपेंड करने लगता है। आज वो अगर उस प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड करता, कंप्लीटली प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड करता, तो जो व्यक्ति है ये लोन ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ियां बना लेते हैं, क्या ये प्रेजेंट इनकम से बनाते हैं? अगर ये प्रेजेंट इनकम से बनाते हैं तो इसका मतलब कंजप्शन है वो प्रेजेंट इनकम पर डिपेंड हुआ। लेकिन जितने लोग ये इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, वो क्या देखते हैं? फ्यूचर की इनकम ही देखते हैं ना। गाड़ी आज ली, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपए पर मंथ लेते हैं, उसको पता है कि फ्यूचर में ये मेरे पास इनकम आती रहेगी। 20 लाख का लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, घर बना लिया, पता है उसको कि ये इनकम मेरे पास आती रहेगी। तो कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी है, लेकिन कमियां ये है कि हम एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते अपनी लाइफ का और लाइफ की इनकम का। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है। तो एक डेफिनेट और कॉन्शियस विजन होना चाहिए हमारे पास जब हम कंजप्शन की प्लानिंग बनाए। लेकिन अगर व्यक्ति इरेशनल होके कई बार सोचने लग जाता है, तो वो डेफिनेट विजन उसके पास कॉन्शियस विजन नहीं हो पाता है, वो दिक्कत रह जाती है। तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आप इसको बुक से क्लियर कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अगली हाइपोथेसिस आती है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको ताकि आपको आगे का मैटर है उसको समझने में हेल्प मिल जाए। हमारा आज का देखिए, हर हाइपोथेसिस है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को बताती है, अलग अलग चीजों को बताती है। वो ऐसे बताती होती है कि जैसे ही एब्सोल्यूट इनकम है, उसने ये कहा कि आपकी जो इनकम है वो एब्सोल्यूट है, वो आपकी आज की इनकम पे डिपेंड करती है, खुद की इनकम पे डिपेंड करती है। रिलेटिव ने बताया दूसरों की इनकम पे डिपेंड करती है। लाइफ साइकिल ने बताया एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करती है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बताती है आपका कंजप्शन है वो आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करता, आपकी परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है। दो टाइप की इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम और परमानेंट इनकम। दो टाइप के कंजप्शन होते हैं, टेम्परेरी कंजप्शन और परमानेंट कंजप्शन। अगर आप इसको यूं लिखें तो लिख सकते हैं कि आपकी इनकम है वो परमानेंट इनकम होती है और टेम्परेरी इनकम होती है। आपका कंजप्शन है वो परमानेंट कंजप्शन होता है, टेम्परेरी कंजप्शन होता है। तो ये दो चीजें होती है। अब हम आपको डिफाइन कर दूं परमानेंट इनकम कौन सी है और टेम्परेरी इनकम कौन सी है, परमानेंट कंजप्शन कौन सा है, टेम्परेरी कंजप्शन कौन सा है। आप जो काम करते हैं, आपकी जो अर्निंग इनकम है वो जिस भी काम से आपको इनकम आ रही है और वो लॉन्ग रन तक चले, वो इनकम आपकी परमानेंट इनकम बन जाती है। टेम्परेरी कभी कभी आपको अचानक से बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है, अचानक से प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसका पता नहीं है कि अगले टाइम वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो अचानक से होने वाला है, कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर वो परमानेंट बन जाता है। लेकिन वो कभी कभी होता है वो वाइटी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, आपकी इनकम है वो चल रही है, कंटिन्यू आपकी इनकम है, लेकिन आपको अचानक से एक पर्स मिल जाता है, किसी का नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाता है, आपके पास पैसा तो है ना, ये टेम्परेरी इनकम है। ऐसी कंजप्शन है।
परमानेंट कंजप्शन जो आपने परमानेंट इनकम के हिसाब से सेट कर रखा है, वो परमानेंट कंजप्शन। और टेम्परेरी कंजप्शन अचानक से, अभी मैंने कहा ना कि आपको अचानक से नोटों का भरा हुआ पर्स मिल जाए, आप एकदम से अपना कंजप्शन है वो पार्टी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर देंगे उसे। एक एक नोट के, हाँ बहुत बड़ा बैग मिल जाए वो अलग बात होती है, लेकिन आपको थोड़ा पैसा एक बार मिल जाता है, आप अपने लाइफस्टाइल में, आपने अपने लाइफ में जो कंजप्शन पैटर्न यूज कर रखा है उस पैटर्न में चेंज नहीं करने वाले हैं। यानी आप इसकी वजह से इसमें चेंज नहीं करने वाले हैं, आप इसकी वजह से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो कंजप्शन है, परमानेंट कंजप्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। और आपका जो टेम्परेरी कंजप्शन होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेरी इनकम, कभी कभी आने वाला, कभी कभी डिपेंड करता होता है। इनकम है, आपकी परमानेंट इनकम है वो, और आपकी जो इनकम है, ये दोनों आपकी टेम्परेरी इनकम से प्रभावित होती है। आपकी टेम्परेरी इनकम से, आपकी टेम्परेरी इनकम इंक्रीज हो जाए, आपकी टेम्परेरी इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वाई इज ग्रेटर देन वाई पी। वाई इज ग्रेटर देन वाई पी, क्योंकि वाई इज द सम ऑफ वाई पी प्लस वाई टी। अगर वाई टी इंक्रीज हो जाती है तो आपकी इनकम है वो परमानेंट इनकम से ज्यादा हो जाती है। लेकिन वाई टी अगर कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वाई टी नेगेटिव भी हो सकती है। टेम्परेरी इनकम, आपका पर्स मिला नहीं, आपका पर्स खो जाता है, तो आपकी आपकी परमानेंट इनकम कम नहीं हुई है, आपकी टेम्परेरी इनकम कम हुई है। तो वो जो पर्स आपका गुम हुआ है, उसकी वजह से आपकी इनकम है वो कम हो जाती है। परमानेंट इनकम से आपकी इनकम कम हो जाती है, लेकिन परमानेंट इनकम है वो अलग रहती है, परमानेंट इनकम ज्यादा हो जाती है। इन परमानेंट इनकम है वो तो एक फिक्स है, वो चीजें फिक्स है जो लॉन्ग रन के लिए फिक्स हो चुका है। टेम्पररी इनकम वो चेंज होती रहती है। आप जो कंजप्शन पैटर्न, हम डेली वो जो कंजप्शन करते हैं, कभी कभी उसमें जो चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस की बात नहीं कर रहे। हम जो डेली कंजप्शन करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या लाइफस्टाइल है हमारा, वो सारी चीजें कभी भी आपकी टेम्पररी इनकम पर डिपेंड नहीं करती है, वो सारी चीजें आपकी परमानेंट इनकम पर डिपेंड करती है। इट इज अ समराइजेशन ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। थोड़ा और देखिए, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इट इज गिवन बाय फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को दिया था, और फ्रीडमैन है उसकी जो हाइपोथेसिस है, और फ्रीडमैन की थ्योरी भी आती है डिमांड फॉर मनी, वहां उससे इसी वो और ये थोड़ा थोड़ा आपस में रिलेटेड है। तो फ्रीडमैन है उसकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं, दोनों की बातें एक जैसी है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस उसकी तरफ फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग भी कंजप्शन इज डिटरमाइंड बाय लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम रेदर देन करंट लेवल ऑफ इनकम। आपका आपकी जो कंजप्शन है वो करंट लेवल की बजाय आपकी लॉन्ग रन की इनकम, क्योंकि हमने अभी कहा ना कि वाईपी, वाईपी का मतलब परमानेंट इनकम, और परमानेंट इनकम है वो तो लॉन्ग रन में बननी है। और जो लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम बनेगी, इसका मतलब आपका आपकी जो इफेक्ट है अभी लाइफ साइकिल में, एंडो मोदिग्लानी ने यही कहा ना, एक्सपेक्टेड इनकम पर डिपेंड करता है, और वो एक्सपेक्टेड इनकम ही कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग रन की इनकम है। और फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग भी परमानेंट इनकम वही होती है जो लॉन्ग रन के लिए स्टेबल हो जाती है। तो लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम ही, लॉन्ग रन आप ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम ही फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम है, और जिसके बेस पर लोग अपनी कंजप्शन की प्लानिंग बनाते हैं। और इस जो प्लानिंग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लो अपने को वीक में एक बार पैसा मिलता है, एक बार अपने को वीक में इनकम मिलती है, फ्राइडे को मिलती है, मान लो फ्राइडे को, इसलिए कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर वीकली इनकम मिलती है, वीकली। और वो लोग अपने कंजप्शन को उसी तरीके से सेट कर लेते हैं, वीकली इनकम मिलती है तो वीकली कंजप्शन की प्लानिंग बनाते हैं। तो अगर वीक में एक बार मान लीजिए शुक्रवार को आपको इनकम मिलती है, तो अपना कंजप्शन है वो बाकी जो 6 दिन है वीक के, उनमें जीरो रखकर एक ही दिन पर केंद्रित नहीं करता है, एक ही दिन पर फिक्स नहीं करता है, वो सातों दिन में अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसकी वो इनकम है वो हर, अगर हर वीक उसको शुक्रवार को मिलती है तो उसकी परमानेंट इनकम हो जाती है, और वो उसका जो कंजप्शन है
उसको 7 दिन में वो डिवाइड करके, उस परमानेंट इनकम को डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग कर लेता है। और फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इनकम वो दो फैक्टर से, दो जगह से आ सकती है। वो ह्यूमन भी हो सकती है और नॉन ह्यूमन। वेल्थ, वेल्थ दो दो टाइप की होती है, ह्यूमन फैक्टर से आती है और जो नॉन ह्यूमन फैक्टर है उनसे आती है, जिसको हम बोलते हैं मानवीय धन और गैर मानवीय धन, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ। मानव धन का मतलब है इनकम, अर्जित आय। आप जो काम करते हैं ना, काम करने से जो आपके पास जो पैसा आता है वो मानव धन है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप सर्विस करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो जो बिजनेस करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, वो है ह्यूमन। यानी ह्यूमन ने कोशिश की और उससे आपके पास जो पैसा आया, लेबर है उसका पैसा आया, वो ह्यूमन वेल्थ होती है। अब नॉन ह्यूमन वेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने कोशिश नहीं की और बाकी बाकी ने कोशिश की। नॉन नॉन ह्यूमन का मतलब है आपने कमाया नहीं, आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, आपने शेयर्स खरीद लिए, आपकी जायदाद है, बड़ी तगड़े वाली जायदाद, आपके पास कुछ ऐसी टिकाऊ वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी ड्यूरेबल गुड्स है जिनकी वजह से पैसा आ रहा है, वो सारी नॉन ह्यूमन होती है। और टिकाऊ वस्तुएं मैंने कहा ड्यूरेबल, जैसे आपके पास गाड़ी है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपके पास एयर कंडीशनर है, आपके पास टेलीविजन है, ये भी सारी नॉन ह्यूमन वेल्थ में इंक्लूड होती है। तो ह्यूमन वेल्थ का मतलब जो मानव से रिलेटेड होता है, नॉन ह्यूमन वेल्थ जो इसके अलावा जो पैसा आता है। तो दोनों पर ही, वेल्थ पर हमारी इनकम डिपेंड करती है। जब आप ये डिमांड फॉर मनी की कंसेप्ट पढ़ेंगे फ्रीडमैन की, उसमें भी इसने कंप्लीटली क्लियरली कह रखा है कि डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों को इसने इंक्लूड कर रखा है। तो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन से जो पैसा आता है उनसे जो अपनी परमानेंट इनकम बनती है उसी पे डिपेंड करता है। एक इक्वेशन आप देख सकते हैं, आप जो चीज मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजप्शन और इनकम है, उसमें जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप देख लीजिएगा। कंजप्शन परमानेंट इनकम, मैंने ये लिखा था कि परमानेंट कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, ये डिफाइन के आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमानेंट कंजप्शन सीपी के वाई पी, एक ही बात है। यहाँ पर वाई पी है वो परमानेंट इनकम है, सीपी है वो परमानेंट कंजप्शन है, और के परमानेंट इनकम का वो भाग, वो पार्ट जिसका कंजप्शन किया जाता है। अब के है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, कितना कंजप्शन करेंगे वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो के है वो डिपेंड करेगा, सीपी इज द फंक्शन ऑफ, हम इसको पहले ऐसे लिख लें, बाद में हम इसको डिफाइन कर लेंगे। के आई डब्ल्यू म्यू वाई पी, यानी के है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ये तीन चीजों मैंने लिखी है। आई का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है उस पर डिपेंड किया। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर डिपेंड किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होता है हम सेविंग उतनी ज्यादा करते हैं, ये बात क्लियर है। और सेविंग जितनी ज्यादा होगी कंजप्शन उतना ही कम हो जाता है, तो के इस पर इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, नो डाउट। दूसरा हमने यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, ये डब्ल्यू, इस डब्ल्यू का मतलब है जो अभी हमने कहा ना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ, तो यहाँ वेल्थ का इफेक्ट पड़ता है, आप इसको वेल्थ लिख सकते हैं। भौतिक परिसंपत्तियां कितनी आपके पास वो, और साथ में आपके पास जो श्रम है, मानवीय श्रम है, उन दोनों से जो आपके पास पैसा आता है, उन दोनों से जो आपके पास वेल्थ आती है, उसका इफेक्ट भी के पर पड़ता है। एक और म्यू जो वर्ड हमने लिखा है, आप अपने भंडार में कितनी वृद्धि करना चाहते हैं, आप अपने स्टोरेज में कितनी वृद्धि करना चाहते हैं। अगर आप स्टोरेज में मतलब ज्यादा आप सोचते हैं कि मेरी तो वो होते हैं ना, एक अपने देश की कहावत है क्योंकि वो बेटे पोते हैं उनके लिए धन करके जाना, तो बेटे पोते उनके लिए अगर आप धन करके जाना चाहते हैं तो आपने भंडार में वृद्धि करना चाहेंगे। और अगर आपने भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने स्टोरेज में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप के पर तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ना है कि आपका कंजप्शन है वो तो कम हो जाना है। तो के डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेल्थ और आपकी जो स्टोरेज है, उन तीनों फैक्टर पर। तो इन पर डिपेंड करता है कि, और पर हम क्योंकि परमानेंट इनकम पर जो डिपेंड करता है कंजप्शन, परमानेंट इनकम में से कितना खर्च करेंगे हम,
ये डिपेंड करता है IWR के ऊपर। क्योंकि अगर आप सीधा ये कह दें कि इट इज द फंक्शन ऑफ YP, ओके डन, ठीक है, CP इज द फंक्शन ऑफ YP, नो डाउट। लेकिन वाईपी सारी तो खर्च नहीं करते ना, वाईपी परमानेंट इनकम में से भी तो हम कुछ सेविंग कर लेते हैं। परमानेंट इनकम है, उस पर वेल्थ का इफेक्ट भी पड़ता है, स्टोरेज कितना करते हैं उसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो काफी सारी चीजें होती है जो अपने इस पे इफेक्ट डालती होती है। तो टेम्परेरी इनकम, परमानेंट इनकम, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हाउ टू मेजर परमानेंट इनकम। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि हाउ टू मेजर परमानेंट इनकम। कैसे हम परमानेंट इनकम है उसका माप कर सकते हैं, कैसे उस चीज को हम बताएंगे। तो परमानेंट इनकम है उसका माप करना वैसे तो बहुत मुश्किल सा काम है कि आप ये माप कर सके परमानेंट इनकम इतनी है हमारे पास। लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। एक कोटेशन है वो आप नोट भी कर सकते हैं कि परमानेंट इनकम इज द स्टडी रेट ऑफ कंजप्शन इन पर्सन could maintain for the rest of his or her life, green the present level of wealth and income now and in the future। प्रेजेंट में और फ्यूचर में ये स्तर, धन और आय का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का दोनों लेवल दिए होने पर एक व्यक्ति की परमानेंट इनकम वो स्टडी रेट है, वो सतत दर है जिस पर अपने वो जिसे अपने शेष जीवन में बनाए रख सकता है। आज मेरी जो इनकम है, क्या मैं उसको फ्यूचर में बनाए रख सकता हूँ? अगर मैं उसको फ्यूचर में बनाए रख सकता हूँ तो वो इनकम मेरी परमानेंट इनकम है। सिंपल सी बात है। आज मेरी जो इनकम है, कल मेरी वो इनकम नहीं है, परसों मेरी इनकम कुछ और होगी। या अगर ये सिस्टम चल रहा है तो हम उस इनकम, आज मेरी इनकम मान लो एक दिन में मैं 2,000 रुपए कमाता हूँ, कल अगर मैं एक दिन में 1,500 रुपए कमाता हूँ, परसों मैं एक 5,000 रुपए कमाता हूँ। तो ऐसा थोड़ी है कि हम उस कह दें कि 2,000 रुपए परमानेंट इनकम है, या हम ये कह दें कि 5,000 परमानेंट इनकम है। कोई तो ऐसा क्राइटेरिया रखे हम कि कोई एक इनकम वो फिक्स बन जाए। आप एक ऐसा एवरेज कि हाँ डेली मैं 1,500 से कम तो नहीं कमाता, इतना तो वो आपकी 1,500 इनकम है वो परमानेंट इनकम। इससे ऊपर अगर आपके जाती है तो टेम्परेरी इनकम बन जाती है। तो परमानेंट इनकम को मापना अ, थोड़ा सा मुश्किल हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि परमानेंट इनकम वो कितनी है। तो एक व्यक्ति उसके लिए जानना है बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनकम में चेंज, किस चेंज के जो भी चेंज आता है इनकम में, किस पार्ट के निरंतर बने रहने की संभावना होती है, और कौन सा पार्ट है वो परमानेंट हो जाता है, कौन सा पार्ट है वो निरंतर बना रहेगा, कौन सा पार्ट है वो निरंतर नहीं बना रहेगा, कौन सा पार्ट है टेम्पररी हो जाएगा। तो फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम को प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट, इनकी इनकम से रिलेटेड करके एक इक्वेशन दी है। वो इक्वेशन देखिएगा, परमानेंट इनकम इज इक्वल टू पास्ट इनकम, ये YT-1 पीछे की इनकम, प्लस आज की इनकम और पिछली इनकम का डिफरेंस। परमानेंट इनकम को मापने का ये उसने एक तरीका बताया कि आप पीछे की इनकम लीजिएगा, पीछे की इनकम उसका प्रोपोर्शन, और आज की इनकम और पीछे की इनकम दोनों का डिफरेंस करिएगा। इन दोनों के जोड़ लें, हम इन दोनों का जोड़ करें। यहाँ जो ए वर्ड यूज किया गया हमने, ये पिछला साल मतलब T-1 और वर्तमान साल T, इनके बीच जो इनकम चेंज है उसका रेशियो है ए। आज की इनकम T और T-1, इनके बीच जो चेंज होगा उसका रेशियो, किस रेशियो से वो चेंज हो रहा है, वो ए है। और पिछली इनकम कितनी थी, मतलब हमारी पीछे की इनकम चल रही है मान लो 5,000 रुपए कंटिन्यू चल रही है, फिर आज की इनकम और पिछली इनकम में डिफरेंस कितना आया, वो डिफरेंस किस रेशियो से आ रहा है, वो उस पिछली इनकम में ऐड कर दे तो अपनी वो इनकम परमानेंट इनकम बन जाती है। पिछली इनकम, आज की इनकम और पिछली इनकम में जो चेंज आता है वो उसका एक रेशियो है, वो रेशियो निकाल लें हम। उसके बाद में अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारी परमानेंट इनकम बन जाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, YP इज इक्वल टू ए YT+1 - A YT-1। एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उस प्रोपोर्शन को।
इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इट इज द बेस्ट वे टू मेजर परमानेंट इनकम। ये इक्वेशन सही परमानेंट इनकम उसको मेजरमेंट कर सकती है। अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो वाई टी है, आज की इनकम और पिछली इनकम अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आज की इनकम और पिछली इनकम दोनों एक समान है। वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन। अगर ये हो, इसका मतलब हमारी पिछली इनकम और आज की इनकम में कोई चेंज नहीं आया है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम पीछे की जो आय है उसको बनाए रखा जा रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू किया जा रहा है, और एक व्यक्ति है वो फ्यूचर में और ज्यादा इनकम आने की वो आशा करेगा, होप करे कि मुझे और ज्यादा इनकम आए। और आपकी जो परमानेंट इनकम है वो पिछले सालों की कंटिन्यू ही चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो बड़ा मुश्किल काम है परमानेंट इनकम उसको मेजर करना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परमानेंट इनकम उसको मेजर किया नहीं जा सकता। एक चीज और आप इसको देख लीजिएगा, परमानेंट इनकम, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन। लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पर भी आप उन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे जो हम पीछे। एक तो शॉर्ट लॉन्ग रन का कंजप्शन फंक्शन होता है के वाई पी परमानेंट, ये तो बना लॉन्ग रन का। और इसी को अगर हम थोड़ा सा और ठीक लिखें, आप इसको के ए वाई टी प्लस के वन माइनस ए वाई टी माइनस, पिछली इक्वेशन है उसी से लिया गया है। अब आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस है। जो के ए हम यूज कर रहे हैं, वो के ए है वो शॉर्ट रन की एमपीसी है, और जो के यूज कर रहे हैं इट इज द एमपीसी ऑफ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की एमपीसी और शॉर्ट रन की एमपीसी है। एक बात आप हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, के ए इज ऑलवेज लेस देन के। यहाँ से भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फ्रीडमैन की जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन एमपीसी लॉन्ग रन एमपीसी से हमेशा अलग होती है, और लॉन्ग रन एमपीसी शॉर्ट रन एमपीसी की बजाय ज्यादा होती है। तो लॉन्ग रन की एमपीसी ऑलवेज ज्यादा होती है शॉर्ट रन की एमपीसी से। ये चीज भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एपीसी कांस्टेंट रहेगी, और हमें ये एमपीसी के इक्वल माने जाती है। एपीसी कांस्टेंट और एमपीसी है उसके इक्वल मानी जाती है। थोड़ा सा इसमें कर्व का भी बता दूं मैं, कि जो कर्व आप बनाएंगे, शॉर्ट रन कर्व और लॉन्ग रन कर्व, तो शॉर्ट रन के जो कर्व होते हैं कंजप्शन कर्व, वो लॉन्ग रन कर्व से थोड़े ज्यादा चपटे होते हैं, फ्लैटर होते हैं, बनाते हैं ना। ये ज्यादा स्टीप होता है, ये ज्यादा फ्लैट होता है। और जो ये बताते होते हैं कि शॉर्ट रन की एमपीसी है वो लॉन्ग रन की एमपीसी की बजाय कम होती है। इसका फ्लैट होने का, जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतनी एमपीसी वो कम होती है। ये चीज शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो ये आपका क्वेश्चन था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का। आप इसको बुक से और अच्छा पढ़ सकते हैं। दोनों हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, दोनों का आप अच्छे से करिएगा इसमें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में आपने इसमें ध्यान रखना है कि किस पर इनकम डिपेंड करती है, और आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो इसमें एमपीसी और एपीसी उनका रिलेशन कैसा होता है, चाहे वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हो चाहे वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हो। तो चारों हाइपोथेसिस हम कर चुके हैं। जितना भी आया था कंजप्शन में, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परमानेंट और लाइफ साइकिल। और चारों हाइपोथेसिस में ही कुछ न कुछ ऐसी खास बातें होती है जिनको हमें याद रखना, जिनको हमें नोट कर लेना है।
वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मानी जाती है ये हाइपोथेसिस। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहता जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। और अगर आपको चारों हाइपोथेसिस अच्छे से नहीं आती है तो फिर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से उसमें कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपका कम है। इसलिए आप इन हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से करिएगा और इनको रिवाइज कर लीजिएगा।